Hello students, how are you all? Hope all of you are well. This is the fourth lecture of class 11 chapter number 2 structure of atom. In the previous video we have discussed about the atomic models and its limitations of J.J. Thomson plum pudding model and alpha particle scattering experiment. Hope all of you have understood that concept. अगर उस कंसेप्ट में किसी को भी दिक्कत हो तो मुझे उस वीडियो के नीचे में कमेंट करें। आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये स्पेशली बेस्ड है वेव थ्योरी। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा वेव्स का, यस, मूव्स लाइक अ वेव्स, बट वेव एक्चुअली है क्या, कहाँ कहाँ ये वेव पाए जाते हैं और ये वेव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले व्हाट इज वेव? A wave is defined as, आखिर वेव का डेफिनेशन क्या होगा? A wave is defined as a periodic disturbance in a space, a periodic disturbance in a space, periodic disturbance in a space, समझने की कोशिश करो, or in a medium, a periodic disturbance in a space or in a medium involves elastic displacement. अब कहने का मतलब ये हो गया कि वेव जो है पीरियोडिक डिस्टर्बेंस मतलब कंटिन्यूअसली, जैसे एक बार ऊपर गया नीचे आया, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस हो रहा है, या हमेशा 1/2 1/2 1/2 1/2 मतलब पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन अ स्पेस और इन अ मीडियम दैट इन्वॉल्व्स द इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट, ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल, किसी भी मटेरियल छोटे से छोटे पार्टिकल के बीच में ये जो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है वो किसी भी मीडियम में आप ले लीजिए, तो ये जो आपको डिस्प्लेसमेंट इलास्टिक कहते हैं, तो किसी भी मटेरियल पार्टिकल्स का या पीरियोडिक चेंज इन सम फिजिकल क्वांटिटीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज में ये जो टेम्परेचरली चेंज या प्रेशर में चेंज या फिर वॉल्यूम में चेंज, ये जिस कारण से होता है उस कारण को वेव कहा जाता है। पूरे दुनिया में कोई ना कोई पीरियोडिक फेनोमेनन होते रहते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए आपके घर में पेंडुलम क्लॉक है, उस पेंडुलम क्लॉक में आप लोग देखना ये पेंडुलम की घड़ी जो है ये इस तरह से मतलब ये क्या है, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है, हमेशा पीरियोडिक डिस्टर्बेंस हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर। ठीक उसी प्रकार से इस पूरे स्पेस में जिस कारण से भी, चाहे वो एयर का डिस्टर्बेंस हो, साउंड का डिस्टर्बेंस हो, किसी भी चीज का, अगर स्पेस में ये जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मटेरियल पार्टिकल्स है उस पे डिस्टर्बेंस और एक इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट होता है, उस डिस्प्लेसमेंट को ही वेव कहा जाता है। तो बच्चों जनरली वेव अगर आप डिफाइन करना चाहें तो ये डेफिनेशन आप नोटबुक में लिख सकते हो, अदरवाइज इसको कंसेप्ट में समझना कि वेव का मैंने जो डिफाइन यहाँ पे लिखा है कि ये पीरियोडिक डिस्टर्बेंस किसी भी चीज का या एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है जो स्पेस में जनरली होता है, या किसी भी मीडियम की अगर हम बात करें तो उस मीडियम में जो इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन, अभी जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप लोग देखते होंगे कि मेरे साउंड में रिदमिक चेंजेस हो रहे हैं, कभी मैं जोर से बोल रहा हूं, कभी मैं धीरे बोल रहा हूं, जोर से बोल रहा हूं, धीरे बोल रहा हूं। सो दिस इज अ साउंड वेव बच्चों। बिल्कुल इसी तरह से बहुत टाइप्स के वेव्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल पढ़ेंगे कि ये वेव्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। उससे पहले जी ये वेव का जो मोशन होता है वो कैसे ट्रैवल करता है, तो वेव्स ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। प्रोपागेशन तो इसका होगा, आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है द वेव मोशन रिप्रेजेंट द प्रोपागेशन ऑफ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस कैरिंग एनर्जी। जिस चीज की भी वेव होगी बच्चों उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी कैरी किया गया होगा। द वेव ट्रेवल्स एट राइट एंगल्स टू द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कहोगे कि सर ये राइट एंगल कैसे होता है, तो बच्चों मैं आप लोगों को एक वेव्स यहाँ पे बना के दिखा रहा, कुछ वेव्स हमारे इस तरह से होंगे। तो ये जो डिस्क आप जो देख रहे हो ये राइट एंगल पे आप लोग देख लीजिए, दोनों वेव्स को कनेक्ट। तो यही चीज है द वेव मोशन रिप्रेजेंट्स propagation of a periodic disturbance carrying energy, and the wave travels always at right angles to the vibratory motion of the object. किसी भी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेटरी मोशन में वो राइट एंगल का फॉर्मेशन है।
तो बच्चों ये था वेव के बारे में कि वेव क्या होता है। अब वेव के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है वेव को, आप लोग देख सकते हैं। ये वेव है, कोई भी वेव आप ले लीजिए, चाहे वाटर वेव्स हो, साउंड वेव्स हो, बहुत तरह के वेव्स होते हैं। तो जनरली वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। इसलिए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है कि जिस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाएंगे। स्पेशली रेज जो होते हैं वो भी एक प्रकार के वेव्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स के बारे में जानें। जैसे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज द प्रोपगेशन ऑफ अ वेव इन अ स्ट्रेट लाइन व्हिच आई हैव रिप्रेजेंटेड हियर। सेकंड थिंग, आप सब जानते हो वेव्स ऐसे ही होता है जैसे स्नेक चलता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, राइट। तो यहाँ पर जो सबसे अप का मैक्सिमम हाइट है और वापस जो नीचे में मैक्सिमम डेप्थ है, अपर का हाइट, नीचे का डेप्थ, तो ये जो बन रहा है ये अपर का मैक्सिमम हाइट, उसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। और नीचे की तरफ जो मैक्सिमम डेप्थ जाता है उसको हम लोग ट्रफ कहते हैं। तो क्रेस्ट और ट्रफ, ये दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेव लेंथ कहते हैं। क्यों वेव लेंथ कहते हैं? क्योंकि बच्चों ये वेव है और दो वेव के बीच की जो दूरी होगी उसी को तो वेव दूरी या वेव लेंथ कहेंगे हम लोग। तो वही चीज है बच्चों, यहाँ पर the distance between the two crest or trough is called wavelength, इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। distance between the two nearest crest and trough, the distance between the two nearest crest and trough is called wavelength। तो बच्चों यहाँ पर इस चीज को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। याद रखना बच्चों, वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? लैम्डा से। वेवलेंथ समझ में आ गया, क्रेस्ट समझ में आ गया, ट्रफ समझ में आ गया। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव्स व्हिच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जहां तक वेव पहुंचेगा, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, वेव्स पर साइकिल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसकी तीव्रता क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, किस स्पीड से ये जा रहा है। तो 1 सेकंड में जितने भी साइकिल से कंप्लीट करेंगे या जिस पॉइंट पे जाएंगे उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। और फ्रीक्वेंसी को जनरली न्यू से डिनोट किया जाता है। ये याद रखना बच्चों, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, which passes through a point in 1 second is called frequency and is denoted by mu। तीसरा है इसका टाइम पीरियड। अब आपको यहाँ पे मैंने कहा था कि नंबर ऑफ वेव्स पर साइकिल, अब यहाँ पे कह रहा हूँ टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर पास होने के लिए वेव को जितना समय लगा उसको हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे, जिसको स्पेशली टी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर 1 बाय फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड। बोलोगे क्यों सर? क्योंकि टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। क्यों रेसिप्रोकल होता है? क्योंकि आप लोगों ने जस्ट कहा फ्रीक्वेंसी का जो डिफाइन हमने लिखा है द नंबर ऑफ वेव्स पर साइकिल पर सेकंड या नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। तो 1 सेकंड में जितना नंबर ऑफ वेव्स हुआ, और यहाँ पे टाइम पीरियड में हमने लिखा है टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट। एक पॉइंट पर जाने में जितना समय लगा उसको हम लोग टाइम पीरियड। सो t इज इक्वल टू 1 बाय न्यू या 1 बाय हर्ट्ज। न्यू की जो ऐसा यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज। अब आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी। किस स्पीड से ये वेव जाएगा, ये वेव की स्पीड क्या होगी? तो वेलोसिटी डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये वेव जितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 सेकंड में ये वेव जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। जनरली वेलोसिटी ऑफ लाइट आप कहोगे सर, तब तो ये जो आप कह रहे हो 1 सेकंड में जितना वेव डिस्टेंस कवर करेगा उसको वेलोसिटी कहेंगे। तब तो वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हो गया कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यस, और उसी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम लोग कांस्टेंट c लगाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं c इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा और c बाय लैम्डा इज इक्वल टू न्यू और लैम्डा इज इक्वल टू c बाय न्यू।
कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, लैम्डा इज इक्वल टू c by न्यू, where c इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट, जो स्पीड ऑफ लाइट c की जो वैल्यू होती है बच्चों कुछ और नहीं, ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होता है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कहने का मतलब 1 सेकेंड में सूर्य की रोशनी 3 लाख किलोमीटर तय करती है, और सन से लेकर के अर्थ तक की दूरी, मतलब अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सन रेज को अर्थ तक आने में टोटल 8 मिनट और 20 सेकेंड्स लगते हैं। 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, तो 8 मिनट 480 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड, 500 सेकेंड्स में सन रेज अर्थ तक पहुंचती है। 1 सेकेंड 3 लाख किलोमीटर, so in 500 second 500 into 3 1500 lakh kilometers। 1 सेकेंड में कितने 3 लाख किलोमीटर्स, तो 500 सेकेंड्स में 5 3 is 1500 lakh kilometers। got it dear students? So this is the speed of light। next is wave number। wave number is reciprocal of wavelength, otherwise you can say that is the number of waves present in 1 centimeter। 1 सेंटीमीटर में जितना वेव्स होगा उसको हम लोग वेव नंबर कहेंगे। जनरल वेव नंबर जो होता है उसको न्यू बार से डिनोट किया जाता है। न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, जो मैंने आपको पहले भी कहा। वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। रेसिप्रोकल का मतलब 1 अपॉन, तो 1 अपॉन लैम्डा इज वेव नंबर, और वेव नंबर को न्यू बार, न्यू के ऊपर में डैश से डिनोट किया जाता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। Last but not the least, the characteristics of wave, that is the amplitude, the height of crest or trough। ये जो height देख रहे हो आप, ये height चाहे crest का ले लीजिए या trough का लीजिए, जो height होता है crest और trough का उसको amplitude कहा जाता है। तो बच्चों ये था characteristics of wave। अब हम लोग जो पढ़ेंगे after characteristics wave, we are going to discuss electromagnetic waves and in which region this electromagnetic waves comes and what things we see। अगर किसी का वेवलेंथ ज्यादा होगा, किसी का वेवलेंथ कम होगा, तो उसको कैसे समझना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप लोग इस बोर्ड का या तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो बच्चों अब हम जाएंगे वेव्स की तरफ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर व्हाट इज दिस वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बच्चों तुम लोगों ने कभी सोचा है कि सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है, ये वेव जो है करता क्या है, ये लाइट करता क्या है? द रीजन इज ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो यहाँ पर वही मैंने लिखा, आप लोग स्क्रीन के ऊपर में देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसका नाम, दूसरा नाम इसका रेडिएंट एनर्जी है। याद रखना, रेडिएंट एनर्जी का मतलब होता है रेडिएशंस ऑफ एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है सर सनलाइट सचमुच में हाँ एनर्जी तो देता है, तब तो जाकर के सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। इवन हम लोगों को भी ठंडी महीने में जब बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है और थोड़ा सनशाइन मिलता है तो बॉडी वार्म हो जाता है, मीन्स इट गिव्स एनर्जी। तो यहाँ पर इट इज एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, travels in space with the same speed as light, and these waves are known as electromagnetic waves or radiant energy। The radiant energy do not need any medium for propagation। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये वेव्स जो आप कह रहे हैं सही है, ये वेव्स तो है, लेकिन ये वेव्स किस तरह के वेव्स हैं जो एक बॉडी को दूसरे बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करता है? और सबसे बड़ी बात, ये वेव्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनसे एनर्जी रेडिएट होता है और इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इट कैन ट्रैवल्स इन वैक्यूम आल्सो और विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब ये वो रेज है बच्चों जो स्पेशली आप कह सकते हो स्पेस में पाए जाते हैं। कॉस्मिक रेज, अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, ये सारे वैसे रेज हैं जिनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है और इन रेज को
क्या कहा जाता है? रेडिएंट एनर्जी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वेव्स जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी क्या करता है बच्चों? ट्रांसफर करता है, बराबर। सो दिस इज एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. It travels in the space with the same speed as the speed of light, that is 3 lakh kilometer, which is also known as electromagnetic waves or radiant energy. This radiant energy do not require any medium. किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं और उसी स्पीड से जिस स्पीड से हमारा सनलाइट है, दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. इसके कुछ एग्जांपल्स है बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स. ये सब ऐसे वेव्स है बच्चों जिसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है और ये ट्रैवल कर सकते हैं. यहाँ पर ऊपर में जो आप देख रहे हो ये फ्रीक्वेंसी है जो डिक्रीज हो रहा है 10 टू द पावर 26 से लेकर के 10 टू द पावर 0 तक. तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है उस हिसाब से आप सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रेज की होती है. कॉस्मिक रेज हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उससे कम गामा रेज, उससे कम एक्स रे, उससे कम अल्ट्रावायलेट रेज, उससे कम विजिबल रेज, उससे कम इंफ्रारेड रेज. बच्चों यही वो रीजन है जहां पर हम लोगों ने लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज के बारे में पढ़ा था. अल्ट्रावायलेट रेज, लाइमन सीरीज, विजिबल रेज, बाल्मर सीरीज, इंफ्रारेड रेज, पास्कल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज, हम्फ्री सीरीज. आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में. तो ये वही रेज है बच्चों, इसको ध्यान में रखना. और इसी रेज के स्पेक्ट्रम के बारे में जब आप पढ़ोगे तो लाइन स्पेक्ट्रम जो अब्सॉर्ब होगा यही तीनों रेज है उस रीजन में आपको मिलेगा. तो ये रीजन को याद रख लेना बच्चों, इंफ्रारेड रीजन, विजिबल रीजन और अल्ट्रावायलेट रीजन. बाकी उसके बाद माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स. आप लोगों ने सुना होगा ये आकाशवाणी का केंद्र है, जो भी स्टेशन हो तो वो होता है एएम में और एक होता है एफएम. रेडियो में 98.3 एफएम. तो ये जो है एफएम. तो रेडियो वेव्स दो में होते हैं, 10 टू द पावर 6 से लेकर 10 टू द पावर 3 तक. उसके बाद आ जाइए लॉन्ग रेडियो वेव्स. ये बहुत ही ऐसे रेडियो वेव्स हैं जो स्पेशली कोई भी कंट्री में कोई सीक्रेट बातें होती रहती है तो वो रेडियो वेव्स उस फ्रीक्वेंसी को कैच करते हैं. बच्चों ये वही लॉन्ग रेडियो वेव्स है जो देखना पुलिस स्टेशंस में इतने मतलब छोटा सा ब्लैक कलर का डब्बा फोन टाइप का रखा रहता है, वो कोई भी आदमी कुछ बोलता है तो उसको तुरंत कैच करता है. तो ये अक्सर सिक्योरिटी गार्ड्स को लॉन्ग रेडियो वेव्स दी जाती है. और ये ऐसे वेव्स हैं जो किसी भी कंट्री में कोई भी कुछ बात करता है तो उसको ये कैचअप कर लिया जाता है. अब आ जाइए इनके वेवलेंथ. वेवलेंथ यहां से डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी यानी इंक्रीज इन वेवलेंथ 10 टू द पावर 6 से लेकर 10 टू द पावर 18 तक यहां पर ये इंक्रीज करेगा बच्चों. इस चीज को याद रखिए. अब यहां पे देखिए इसको जब मैंने विजिबल रीजन को लिया तो विजिबल रीजन में मुझे स्पेक्ट्रम मिला जिसका नाम है विबज्योर. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. होप आप लोगों को दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा तो देख लीजिए जहां पर मैंने मेंशन किया है कि वॉयलेट का जो वेवलेंथ है 3800 एंगस्ट्रॉम, इंडिगो का 4300 एंगस्ट्रॉम, ब्लू का 4900 एंगस्ट्रॉम, सॉरी ब्लू और ग्रीन के बीच में 45 और 49 और लास्ट तक इस तरह से आप कह सकते हो. कह देना कि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम. वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम. अब बोलोगे सर इस बेस में कैसे क्वेश्चंस आएंगे? तो बच्चों वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. जैसे मान लीजिए कोई रेडियो स्टेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है. जस्ट सपोज कीजिए और उसका वेवलेंथ आपको निकालना है. यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से देखना. इसमें रिलेशन किस चीज का आपको शो करना है वो चीज मैं बता देता हूँ. स्पेशली अबाउट द लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी. वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना आप लोग. और इसी बेस्ड आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे. जैसे लैम्डा और न्यू में क्या रिलेशन है मैंने आपको बताया. लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू और लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू और न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा. तो अगर मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जैसे मान लीजिए 1034 किलोहर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी किसी रेडियो स्टेशन का दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि आप वेवलेंथ निकालिए.
तो आप लोग जानते हैं वेवलेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा c बाय न्यू। c की वैल्यू कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और न्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1034 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज कीजिएगा तो ये 10⁻³ हर्ट्ज हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अगर मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 3000 into 10⁵ कर दीजिए और ऊपर में 3 गया तो 5 - 3 अपॉन 1034। इसको डिवाइड कीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा, मान लीजिए अगर 2 पॉइंट या 3.2.9 करके कुछ समझ लीजिए आ रहा है into 10⁻² hertz. So not hertz, it will come in meter. Lambda will always come in meter. The SI unit of lambda is meter. तो इस तरह से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहे जिसमें लैम्डा या फिर न्यू निकालना हो तो क्या आप लोग निकाल लोगे? यस और नो? इज इट इजी और नॉट स्टूडेंट? टेल मी फर्स्ट दैट इट इज इजी और नॉट। इस हिसाब से हम किसी भी वेव का अगर एक चीज दिया है या तो फ्रीक्वेंसी अदरवाइज वेवलेंथ, इस दोनों में से कोई एक चीज दिया है तो दूसरा चीज हम आसानी से निकाल देंगे। फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू c बाय न्यू और न्यू इज इक्वल टू c बाय न्यू हो जाएगा। यस और नो? डेफिनेटली हो जाना चाहिए एंड इट इज नॉट सो हार्ड एज वी आर थिंकिंग, इट्स वेरी 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 इजी। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो बच्चों यहाँ पर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में स्पेशली मैं बात करूंगा मैक्सवेल साहब, जो मैक्सवेल साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कहा था। मैक्सवेल हैज एक्सप्लेन्ड दैट whenever any body radiate it splits energy। अगर कोई भी बॉडी, स्पेशली जैसे अभी हमने रेडिएशन के बारे में पढ़ा कि जब भी रेडिएशन होता है तो एनर्जी का ट्रांसफर वन बॉडी से अनदर बॉडी में होता है, तो ठीक उसी प्रकार से अगर कोई भी बॉडी वेव्स में है तो अगर एनर्जी डेफिनेटली रेडिएट करेगा तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करेगा उसी के बारे में ये थ्योरी है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन गिवन बाय मैक्सवेल रिगार्डेड रेडिएंट एनर्जी एज अ कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव। उन्होंने कहा, मैक्सवेल साहब ने कहा था कि जो वेव्स है अगर वो वेव्स कंटीन्यूअसली जो वेव्स बह रहा है उसमें कंटीन्यूअसली फ्लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन बच्चों इस थ्योरी में 3-4 चीजें ऐसी है जो कि एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो प्लांक साहब ने कहा कि नहीं, ये कंटीन्यूअस फॉर्म्स ऑफ वेव्स में नहीं होता है। तो भाई कैसे होता है? तो ये स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में एनर्जी रिलीज, मतलब वेव्स तो भाई कंटिन्यूअसली होगा, वेव्स तो आएगा जाएगा आएगा जाएगा, मतलब वेव्स आ ही रहा है कंटिन्यूअसली, जैसे पतंग को हम लोग चलाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से वेव्स आ ही रहा है। लेकिन ये एनर्जी जो है, ये जो हम कह रहे हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर जो होता है वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में होंगे, ना कि कंटिन्यूअस। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि रेज सनलाइट से हम तक आती है, पैकेट्स में आती है, तो आप विश्वास करोगे सर क्या बोल रहे हो आप? भाई रेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हाउ इट विल कम इन द पैकेट सर? इज इट पॉसिबल सर? नो स्टूडेंट्स। सिमिलर whenever any waves, especially I am talking about the waves which I have written on the boards, अगर ये waves जो रेडिएंट एनर्जी कहते हैं, जिसको हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट एनर्जी कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएंट एनर्जी, तो ये जो एनर्जी को जो रेडिएट करते हैं, जो बाहर निकालते हैं, वो कंटिन्यूअस में नहीं होता है, वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होता है, जिसको क्वांटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको क्वांटम कहा जाता है। दूसरा, ये जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है, ये जो क्वांटम हो रहा है, ये वेव्स के लिए, अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट जो है फोटोन में इमिट करेगा। ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी को उस समय फोटोन कहेंगे, क्वांटम नहीं कहेंगे। लाइट जो है फोटोन इमिट करेगा और वेव्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो क्वांटम इमिट करेगा। तो ये प्लांक साहब ने कहा कि एनर्जी कैसे पता चलेगा कितना एनर्जी? तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, और ये फ्रीक्वेंसी ही डिटरमाइन के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और अगर आप प्रोपोर्शनल हटाओगे तो
कांस्टेंट लगाओगे तो E इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये प्लांक साहब ने कहा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फिर उन्होंने कहा कि ये जो है, जो पैकेट्स के फॉर्म में टूटता है ये एनर्जी, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल किस चीज का? The energy of each quantum is directly proportional to the frequency of radiation, and the amount of energy transmitted from one body to another body will be integral multiple of the energy of a quantum। मतलब E is equal to NhV। ये क्वांटम साहब ने। तो बच्चों सबसे पहले इनके फीचर्स को आप लोग देख लीजिए कि प्लांक साहब ने क्या क्या फीचर्स दिया था। प्लांक्स ने कहा था नहीं सर, ये जो एनर्जी को आप कह रहे हो, ये एनर्जी रेडिएट तो होती है, एनर्जी बाहर निकलता है, इसका मैं मानता हूं, लेकिन पूरा अमाउंट में नहीं निकलता है, ये पैकेट्स के फॉर्म में निकलते हैं, जिसको हम लोग क्वांटम कहते हैं। और अगर ये लाइट के केस में हम लोग लेते हैं, जिसको फोटोन कहा जाता है। और एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी का, या जिस चीज से रेडिएट हो रही है बॉडी, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू को अगर लैम्डा के टर्म में लिखना है तो E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। उसके बाद का टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटम। मतलब E इज इक्वल टू NH न्यू। ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जहां पे n हमारा होल नंबर होगा। अगर हम लैम्डा के टर्म में लिखेंगे तो NhC बाय लैम्डा, अगर वेव नंबर के टर्म में लिखेंगे तो NH न्यू और C। तो बच्चों ये जो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने बता तो दिया ये सारे कि भाई ये एनर्जी जो रेडिएट करेगी वो पैकेट्स के फॉर्म में, जिसको क्वांटम कहेंगे, लाइट के टर्म में जिसको फोटोन कहेंगे, इनका जो वैल्यू होगा E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, E इज इक्वल टू एच न्यू, और टोटल इंटीग्रल मल्टीपल NH न्यू। ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी। लेकिन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में नहीं बता पाया। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में नहीं बता पाया। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में नहीं बता पाया, जिस कारण से प्लांक्स क्वांटम थ्योरी भी फेल हुई। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसके लिमिटेशंस और वो बाकी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। लिमिटेशंस तो आप लोग इसी में लिख लीजिए इस वीडियो के अंत में ही, कि Planck's quantum theory failed to explain. At the same time, he has explained everything, but at the same time, Planck's quantum theory failed to explain photoelectric effect, black body radiation, spectral और spectral lines. ये तीन चीज Planck's quantum theory नहीं बता पाए, जिस कारण से इनकी थ्योरी फेल हो गई। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये तीनों चीज पढ़ेंगे और उससे आगे भी जानने को मिलेगा। इस वीडियो में जो भी चीजें हमने कवर की है, इट वाज स्पेशली अबाउट द लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें आप लोग नोटबुक में नोट्स के रूप में लिख लीजिए। अगर कुछ डाउट है आप लोग, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सर मुझे अभी भी ये चीज या ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो वो आपके सारे डाउट्स को ठीक करके बनाऊंगा। That's all for today. Hope all of you have enjoyed this video and understand the concept. Don't forget to like and subscribe the channel. Share this video with your friends so they can be also benefited during this pandemic situations. That's all. Thank you. Bye bye and take care. Thank you for watching this video. Have a great day. Bye bye. Take care.